हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड नंबर पे, ओके। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संवैधानिक सभा। और जो संविधान है वो उसको कैसे बनाया गया था उसके बारे में बेसिकली जितने सवाल आए हुए हैं PYQs, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इस सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के आज के पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु इज द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे, ओके। तो सवाल यही है कि सवाल ये पूछना चाह रहा है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, ओके। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका YMN रॉय साहब, सेकंड है BR अम्बेडकर जी, थर्ड वन आपका एनी बेसेंट है, चौथा है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था उनका नाम था YMN रॉय। यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। YMN रॉय का पूरा नाम था आपका मानवेंद्र नाथ राय, ओके। मानवेंद्र नाथ राय जी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ये कब किया था तो ईयर याद ध्यान रखिएगा आप लोग, 1934 में। पहली बार 1934 में इन्होंने ही संविधान सभा का विचार रखा था, ओके। प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए कि किस पार्टी ने सबसे पहले इस विचार को रखा था, तो सबसे पहले यानी संविधान सभा की पहली जो औपचारिक मांग थी वो स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी इसने कब रखा था तो ये था आपका मई 1934 में। मई 1934 में रांची में एक सम्मेलन हुआ था। रांची जो कि आज के समय में देखा जाए तो ये झारखंड का पार्ट है। तो रांची में आयोजित एक सम्मेलन में इस चीज़ की डिमांड की गई थी, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब किया गया था? 1934 में। क्या बनाने के लिए? भारतीय संविधान सभा का पहली औपचारिक मांग की बात की गई थी इसमें, ओके। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिया कि जो पहले इंसान थे जो सबसे पहले ये विचार रखा था कि भारत में एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए, तो वो आपके मानवेंद्र नाथ राय यानी YMN राय साहब थे। इन्होंने 1934 में ये विचार रखा था और 1934 के मई में ही सबसे पहले मतलब इसके बाद पहली पार्टी की अगर आपसे पूछे कि पहली पार्टी वो कौन सी है जो कि संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी, तो स्वराज पार्टी है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाई। यानी सवाल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था उसके प्रपोजल को फ्रेम करने की बात की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था, किस मिशन के तहत किया गया था? तो बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल तो सेकंड जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, तो उसमें जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, तो वो सबसे पहले रखा था क्रिप्स मिशन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा द्वारा रखा गया था। और ये किस ईयर की बात हो रही थी? ये 1942 की बात हो रही है, ओके। 1942 में क्रिप्स मिशन की बात की गई है, ओके। तो बेसिकली क्रिप्स मिशन द्वारा ही संविधान सभा के संविधान में आप कह लीजिए कि प्रपोजल संविधान को प्रपोज कर मतलब फ्रेम करने के लिए प्रपोजल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो वो क्रिप्स मिशन ही था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से इंसान हैं जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए, कैबिनेट मिशन के सदस्यों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तीन आपको हैं। एक पैंथिक लॉरेंस साहब थे। पैंथिक लॉरेंस साहब थे, ये उस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव, ओके। पैंथिक लॉरेंस साहब उस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ये उस समय जब ये इसके मेंबर थे तो वो भारत के सचिव थे, ओके। इसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब थे। ये जो थे उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ओके। इसके बाद AB अलेक्जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री, ओके। तो बेसिकली ये तीनों लोग थे, यानी पैंथिक लॉरेंस साहब थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर थे। तो आपके
कौन से मेंबर नहीं थे, सवाल यही पूछा है। तो विलियम वुड साहब थे, वो मेंबर इसके नहीं थे, किसके, कैबिनेट मिशन के। ओके, कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए तो ये भारत में 1946 में भारत आया था, 1946 में ये भारत आया था। ओके, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया कब आया था, 1946 में। और इसके मेंबर कौन कौन से थे, तीनों मैंने आपको बता दिया, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, तीनों लोग उस समय क्या थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए कि कौन से मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन के, तो विलियम वुड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि एज पर कैबिनेट मिशन प्लान in the constituent assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in the ratio to which population। यानी कहने का मतलब है कि जो संविधान सभा के सदस्य या मेंबर थे वो हर एक मेंबर उस समय कितने लोगों के द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था। तो उस समय जो रेशियो बन रहा था उस समय था 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। ओके, यानी 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि या एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ओके, मिशन ने बेसिकली भारतीय संविधान के भारतीय संघ के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तावित की थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था बेसिकली, और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। ओके, तो ये रेशियो आप ध्यान में रखिएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि कितने पे, 10 लाख पॉपुलेशन पर। ये रेशियो आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सवाल वापस भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ये 2003 का सवाल है वैसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर, यानी जो भारतीय संविधान सभा थी वो किसके द्वारा आप कह लीजिए कि इस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, भारतीय संवैधानिक सभा के। ओके, भारत की संविधान का अगर देखा जाए, भारत की संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था भारतीय संविधान सभा को। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड, यानी पहला जो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट था वो कब अनाउंस किया गया था। अगर इसकी बात किया जाए तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के आपको बता ही दे रहा हूँ, फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट। ओके, पहला जो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट था उसमें अभी हम लोग मेंबर की भी बात कर लेंगे। तो बेसिकली इसको अनाउंस कब किया गया था, तो ये अनाउंस किया गया था आपका 24 अगस्त 1946 को ये अनाउंस किया गया था। कब किया गया था, 24 अगस्त 1946 को। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 1946। ईयर आप ध्यान रखिएगा, पहला इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ओके, और इसके ये बना कब था, यानी फॉर्म्ड कब हुआ था, ये तो अनाउंस की बात हो गई। ये फॉर्म्ड हुआ था, फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को ये बना था। अनाउंस हुआ था 24 अगस्त 1946 को, लेकिन बना था ये 2 सितंबर 1946 को। इसमें अभी मेंबर को भी मैं आपको बता दूंगा कि कितने मेंबर थे, उनको कौन सी मंत्रालय मिली थी। ओके, तो कैबिनेट मिशन की घोषणा के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बेसिकली यही अंतरिम सरकार है। गठन कब किया गया था इसका, ये फॉर्म मतलब ये बेसिकली अनाउंस हुआ था 24 अगस्त 1946 को और गठन इसका हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को। ये दोनों डेट आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर इंतरिम गवर्नमेंट की बात किया जाए तो सवाल क्या पूछ रहा है, अगले सवाल पे देखते हैं, फिर ये हमें मतलब कंफर्म हो जाएगा कि कितने मेंबर थे। सवाल पूछ रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट
द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए इंटरिम गवर्नमेंट की, अगर हम लोग बात करें किसकी, इंटरिम गवर्नमेंट की, अगर इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो ये कब बना था, कब अनाउंस हुआ था, मैंने दोनों डेट आपको बता दिया। तो ये बेसिकली जो इंटरिम गवर्नमेंट था ना, ये इसके जो प्रेसिडेंट थे उसमें, ये इसके प्रेसिडेंट वायसराय हुआ करते थे। प्रेसिडेंट उस समय इसके प्रेसिडेंट जो थे वो वायसराय साहब हुआ करते थे। भारत के जो वायसराय थे वो इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, किसके, इंटरिम गवर्नमेंट के। इसमें लगभग 14 मेंबर उस समय थे। ओके, यानी 14 मेंबर थे। मैं आपको रफली नाम तो नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको मैं आप चार्ट के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। बस मैं आपको नाम बता देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनको जो मंत्रालय उसमें आवंटित हुआ था वो था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। और जवाहरलाल नेहरू जी उस समय इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। वाइस प्रेसिडेंट इन्हीं को चुना गया था, किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को, JL नेहरू, जो कि आगे चल करके देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट वायसराय हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस मंत्रालय मिला था। इसके बाद दूसरे मेंबर थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको होम मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला था। तीसरे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको फूड एंड एग्रीकल्चरल मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम जी चौथे थे, इनको लेबर मंत्रालय मिला था। पांचवें थे आपके सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस मिला था। फिर जान मथाई साहब को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिला था। CH भाभा जी को वर्क्स, माइंस एंड पावर मिला था। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिला था। अब्दुल रब निस्तार जी को पोस्ट एंड एयर मिला था। आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था। C राजगोपालाचारी जी को एजुकेशन एंड आर्ट्स मिला था। II चंद्रगर जी को मिला था कॉमर्स। गजनफर अली खान को मिला था हेल्थ, एंड जोगिंदर नाथ मंडल जी को मिला था लॉ। ये टोटल लगभग 14 मेंबर थे इसमें इंटरिम गवर्नमेंट में। 14 का मैंने आपको नाम बता दिया, उनके मंत्रालय को मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और इसको मैं चार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सवाल क्या पूछा है कि अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे। तो C राजगोपालाचारी थे, तो बिल्कुल थे, क्योंकि इनको एजुकेशन एंड आर्ट्स मंत्रालय मिला था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एजुकेशन एंड आर्ट्स जो मंत्रालय था वो इनको मिला था। ओके, राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिला था, फूड एंड एग्रीकल्चर इनको मिला था। ओके, जगजीवन राम को आपको लेबर मंत्रालय मिला था। कौन सा, लेबर। इसका मतलब है कि ये तीनों लोग थे। तो बच्चे कौन, यस राधाकृष्णन जी, ये उस समय इंतरिम गवर्नमेंट के सदस्य नहीं थे। ओके, इन 14 में से डॉक्टर यस राधाकृष्णन जी उसमें मेंशन नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते थे। पहला ऑप्शन दे रखा है डायरेक्टली बाय पब्लिक, ऑप्शन बी कह रहा है नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, ऑप्शन सी कह रहा है कि नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, और चौथा कह रहा है कि बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ, ये चुने जाते थे कैसे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, ये लेजिस्लेटिव जो विधानसभा के मेंबर थे उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्टली वाला तो नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड भी नहीं होगा, ये रूलर वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। उस समय जो प्रोविंस हुआ करते थे, आज के समय में ये राज्य होता है लेकिन उसमें ये प्रोविंस के रूप में बटे थे। ओके, तो जो उस समय विधानसभा हुआ करती थी उनके द्वारा ये मेंबर, उनके मेंबर के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो चुने जाते थे, ना कि ये डायरेक्टली चुने जाते थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, ये अक्सर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थाई अध्यक्ष, और इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके,
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और ये जो मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आगे चल करके यही मीटिंग आगे जब 11 दिसंबर 1946 को मतलब आयोजित की गई थी 1946 को, तो उस समय ये अस्थायी अध्यक्ष की जगह हटा करके यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष लाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। और ये इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। ये डेट ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। और इनके नाम की जो सिफारिश की थी या प्रस्ताव दिया था वो थे आपके जेबी कृपलानी साहब। ओके, जेबी कृपलानी। मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में बताता चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, तो सिंपली मैंने ये कहा कि जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और जो अगली बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो आप कह लीजिए नाम जो प्रस्तावित किया गया था वो किया था जेबी कृपलानी साहब ने। ओके, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर यहाँ पे पूछता कि अस्थायी अध्यक्ष तब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सिंपली पूछा है कि पहली मीटिंग को चेयर कौन किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, यानी भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो पहली बैठक जब हुई होगी तभी हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ओके, और जब ये हुआ था तो ये संविधान सभा का पहला सत्र इसी दिन हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला सत्र यहाँ पे शुरुआत हुआ था। फर्स्ट सेशन, पहला सेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस पहले सेशन का जो लास्ट दिन था, यानी कहने का मतलब है कि वो 23 दिसंबर 1946 को ये सत्र खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। ओके, कब समाप्त हुआ था? 23 दिसंबर को। ये आपका लास्ट डे था। ओके, और इस पूरे सत्र में लगभग 207 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, 207 मेंबर ने। ओके, इसी सत्र के मतलब 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा था मेंबर्स के सामने, यानी इस संविधान सभा के सामने 5वें दिन, यानी 5वीं जो बैठक हुई थी बेसिकली कहने का मतलब, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कहने का मतलब जो रेजोल्यूशन दिया गया था संविधान के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट किया था। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये 22 जनवरी 1947 को भारत के जो संविधान के लिए एक प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपना लिया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस प्रस्ताव को इस दिन प्रस्तुत किया था वही आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर या करेक्ट। ओके, तो पहला कह रहा है रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या बिल्कुल ये सही अफेक्ट करता है। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, बिल्कुल प्रियम्बल में बहुत कुछ लिखा गया है, वो कई तरीके के ऑब्जेक्टिव और एम्स को फुलफिल करता है। ओके, स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट। आज के समय में देखा जाए तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ओके,
हेड ऑफ द स्टेटमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता ये, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। ओके, इनडायरेक्टली, ना कि ये डायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यानी चौथा अगर गलत हुआ तो ये चला गया, ये चला गया, और यहाँ ऑल ऑफ दिस पूरा दिया है तो ये भी आपका चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो यानी प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। ओके, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, उनके द्वारा चुना जाता है। और इनके चुनाव के लिए मैं वहाँ पे अभी जब प्रेसिडेंट वाला हम लोग सवाल मतलब टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ डिटेल समझेंगे। यहाँ पे आप सिंपली ये समझिए कि इनके चुनाव के लिए एमपी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इलेक्टेड हो, ना कि नॉमिनेटेड। इलेक्टेड जो एमपी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट नॉमिनेटेड। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो एमएलए होते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो चाहे स्टेट के हों या भारत में जो यूटीज हैं वो हों, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इलेक्टेड वाले करते हैं। ओके, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये एमपी के मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो नॉमिनेटेड वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है इसे बनाने में संविधान सभा द्वारा कितने सेशन को लिया गया था। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको संविधान का जो मसौदा तैयार करने का अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा करने में जो समय लगा था वो था 2 साल, यानी 2 years 11 month और 18 दिन। यानी जो आज हमारे पास संविधान है, भारतीय संविधान, उसको बनने में इतना समय लगा था। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ओके, इसको बनाने में लगभग 11 सेशन यानी 11 सत्र जो हैं वो पूरे के पूरे लगे थे। और ये 11 सत्र लगभग 165 दिन बैठक इसमें हुई थी, 165 दिनों तक चले थे। ओके, और ये जो 165 दिन तक चला था, 11 सत्र चला था, यानी कहने का मतलब जो 11वां सत्र का लास्ट दिन था वो था आपका 26 नवंबर 1949। यही जो है 11वें सत्र का लास्ट दिन था। ओके, 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको सिंपली इतना बताया कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, इसको पूरा होने में 11 सत्र आयोजित किए गए थे, और इसको 11 सत्र जो थे 165 दिन तक चले थे, और 11वें सत्र का जो आखिरी दिन था वो 26 नवंबर 1949 था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, एक दिन और बुलाया गया था, यानी जो 12वां सत्र था, 12वां सत्र वो था आपका एक दिन के लिए बुलाया गया था, जब सारे मेंबर आके उस पर साइन किए थे, वो था आपका 24 जनवरी 1950। इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो आके संविधान पे साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे। टोटल अगर आपसे पूछे कि कितने सत्र मतलब लगे थे तो आपके हो जाएंगे आंसर 12, क्योंकि 11 ये पूरे के पूरे लगे थे। 12वें सत्र को इसलिए बुलाया गया था कि सभी मेंबर आके साइन किए थे। ओके, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था, और ये जो 24 जनवरी 1950 है, इस दिन हमारे संविधान को पूरे देश में इन्फोर्स कर दिया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल कितने लगे सत्र? 12 लगे। लेकिन ये जो ईयर मतलब डेट मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। और कितने सत्र लगे? तो आपके 12 लगे। 12 कैसे लगे मैंने आपको बता दिया, 11 पूरे लगे, 12वें सत्र में वो लोग पहले दिन आके सभी मेंबर ने साइन किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि जो संविधान बन रहा था, यानी संविधान के बनने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस समय वो कौन थे? तो उनका नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव, यानी इनका शॉर्टकट नाम था BN राव। यही थे उस समय संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन्हीं को आप कह लीजिए कि अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में, BN राव जी को।
अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई, यानी वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह लीजिए कि एडवाइजर थे, उन्होंने ही तो ये ड्राफ्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BN राव, बेनेगल नरसिंह राव जी। ओके, तो संविधान का जो पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव द्वारा तैयार किया गया था बेसिकली, और जिसे मसौदा तैयार करने वाली समिति के समक्ष राय करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, उसमें कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन करने के लिए रखा गया था। और जब BN राव साहब ने अपना पहला ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, यानी जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था BN राव जी ने, उस समय देखा जाए तो उस संविधान में 243 आर्टिकल थे, 243 आर्टिकल थे। इसके अलावा जो 13 आपके शेड्यूल थे, शेड्यूल्स कितने थे? 13, 243 आर्टिकल, 13 शेड्यूल। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संवैधानिक सभा थी वो संविधान की तीसरी रीडिंग कब स्टार्ट किया गया था? ओके, तो थर्ड रीडिंग की अगर बात किया जाए स्टार्ट की, तो ये स्टार्ट किया गया था आपका 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट किया गया था, 17 नवंबर 1949 को, और ये ख़त्म हुआ था, यानी ये एंड हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, दोनों डेट मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट और एंड। ओके, तो 16 का अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी डेट ऐसा नहीं है जो कि मैच कर रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग डेट 17 नवंबर है, एंडिंग डेट 26 नवंबर है। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपके ये रॉन्ग हैं, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से देखिए तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, जो भारतीय संविधान है वो कब कंप्लीट हुआ था, यानी भारतीय संविधान का जो कंप्लीशन वाला डेट है वो पूछ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी जो संविधान है उसको कंप्लीट होने वाला जो डेट था वो हमारी प्रस्तावना में दे रखा है बेसिकली। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट वाली जो लाइन है उसमें दे रखा है 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कंप्लीट किया गया था। ओके, उसमें लिखा क्या है? लिखा ये है कि संविधान की जो प्रस्तावना है बेसिकली उसमें ये लिखा है कि हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को इनैक्ट, एडॉप्ट और गिव टू आवर सेल्फ करते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब है इसी तिथि को संविधान को अपनाने, पूर्ण करने और पारित करने की तिथि को माना गया है। बाकी जितने भी प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को, और ये पूछ रहे कि पूरे संविधान को भारत में कब लागू किया गया था या कब उस तिथि को माना जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये अडॉप्ट इस दिन किया गया था, लेकिन पूरे भारत में इसको आपके लिए संपूर्ण संविधान को लागू करने की जो तिथि मानी जाती है वो आपकी 26 जनवरी 1950 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको 26 नवंबर 1949 को कौन आप कह लीजिए इनेक्ट करेगा? तो बेसिकली वही करेगा ना जो उसको पारित कर रहा है बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही तो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 का ए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो नहीं करेगा, पार्लियामेंट भी नहीं करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं करेगा, कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये 2023 के प्री में पूछा है बेसिकली। ये सवाल पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, यानी शुरुआत से लेके जो लास्ट है उसमें आपको इसको देखना है। तो पहले में क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। तो ये हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 को, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात किया जाए तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अडॉप्ट इनेक्ट कब किया गया था? जो कि प्रियम्बल के लास्ट लाइन में लिखा है, यानी 26 नवंबर 1949 को।
अगला कह रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी जब पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट में जो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट, तो पहली बार कब मिली थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार भारतीय संविधान सभा जो है मिली थी। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं और शुरुआती से लेके लास्ट में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी जिसका ईयर सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले रख दिया जाएगा। तो 47, 49, 50, 46, तो 46 वाला पहले होगा यानी 4 पहले है, फिर 47 होगा तो 1 हो गया, फिर 49 है तो 2 हो गया, फिर आपका 50 है तो ये 3 वाला हो गया। 4 1 3 2, 4 1 नहीं 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है, तो 4 1 इसमें शुरुआत है, इसमें 1 2 3, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हियर आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट असर्शन है, दूसरा आपका रीजन है। पहले असर्शन में कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, यानी जो भारतीय संविधान है देश की जो सभी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है कि पूरा करने में वो सक्षम है, क्योंकि यह भविष्य की संभावनाओं से भी भली बात परिचित है, क्योंकि इसमें अमेंड करने का प्रावधान है, यानी इसको इसमें संशोधन किया जा सकता है। यही रीजन है कि भारतीय संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि ये अमेंडेबल है। ओके, आगे कह रहा है रीजन कि इट इज नोन आर कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये विभिन्न देशों से अलग अलग प्राविधान या विचार इसमें ग्रहण किए गए हैं। यही रीजन है कि इसको एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या अपनाया हुआ संविधान भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। ओके, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से किसने ये कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको इंडिपेंडेंस के बाद अबेंडन यानी खत्म कर दिया जाना चाहिए। सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था या सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया था। ओके, और भारत की जब स्वतंत्रता के बाद इसे भारत की स्वतंत्रता जब मिल जाए तो इसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना यानी खत्म कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहा था महात्मा गांधी जी ने किसके लिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से के संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, कि इसको भंग कर देना चाहिए जब आज़ादी मिल जाए। तो ये महात्मा गांधी जी थे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, दिस व्यू इज क्रेडिटेड टू। कहने का मतलब है, जो ये लाइन लिखी है इसकी कहने का मतलब है ये कि अपनी राष्ट्रवादी जो प्रतिक्रिया है उसमें भारतीय संविधान के जो संस्थापक थे उन्होंने अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने की प्रवृत्ति दिखाई है। ये स्टेटमेंट कहा था बेसिकली सर आइवोर जेनिंग साहब ने किया था। सर आइवोर जेनिंग, यानी स्टेटमेंट डी आपका ये सही हो जाएगा। इन्होंने इस बात को कही थी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रावधान पर बेसिकली इन्होंने ये कहा था। तो ये लाइन जो है ये आइवर जेनिक्स साहब के द्वारा दी गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस। ये किसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो भारत है। तो ये बेसिकली कहा था ग्रैनविले, ये स्टेटमेंट दिया था ग्रैनविले ऑस्टिन साहब ने। ग्रैनविले ऑस्टिन साहब ने इसको कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी किताब में इन्होंने ये लाइन कही थी। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी वोमेन मेंबर वाज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा थी उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल थी या उसमें कितनी भारतीय महिलाएं मेंबर बनी थी, सदस्य थी। तो इसका बहुत फैक्चुअल आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका 15।
मैं यहाँ पे सभी का नाम तो बता दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं सबका नाम बता दे रहा हूँ कि जो टोटल 15 मेंबर थे, 15 मेंबर का मैं आपको एक एक करके नाम बता दे रहा हूँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं अम्मू स्वामीनाथन जी से, यानी जो पहली मेंबर थी, सदस्य थी, वो थी अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी थी एनी मैस्करीन। तीसरी थी सरोजनी नायडू जी। चौथी थी दक्षयानी वेलायुधम। पांचवी थी जी दुर्गाबाई देशमुख। छठी थी हसना मेहता जी। सातवीं आपकी कमला चौधरी। आठवां लीला रॉय। नौवां मालती चौधरी। 10वां राजकुमारी अमृत कौर। 11वां आपकी थी रेणुका रे। और 12वें की बात करें तो पूर्णिमा बनर्जी। 13 बेगम एजाज रसूल। 14 सुचेता कृपलानी। और 15 विजयलक्ष्मी पंडित। जो मैंने 14वां बताया आपको, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जी, कृपलानी, यही आगे चल करके उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सीएम। ओके, और इसी में एक था, मैंने नाम लिया था सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, यानी गवर्नर बनी थी। और ये कहाँ की बनी थी? तो यूपी की ही बनी थी। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा और ये अच्छा भी लग रहा होगा। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसमें क्या कमी है उसके बारे में बताइएगा, क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है उसको बताइएगा। ओके, आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी अच्छे से सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।